आपको राजनीति में आने का कहाँ से गुरु मंत्र मिल गया जो आप राजनीति को आपको चस्का लग गया? राजनीति, देखिए राजनीति या राजनीति में आने का गुरु आप किसे, अपना गुरु किसे मानते हैं? किसी को तो माना होगा। देखिए मेरे फादर और मदर शुरू से ही समाज के नेता थे और मैं प्रजापति समाज से आती हूँ। पर हाँ, ये मध्य प्रदेश से हूँ तो मध्य प्रदेश में सतना जिले में एससी में आते हैं हम लोग। अच्छा। तो मैंने पूरी पढ़ाई जो है एससी से किया है और इसके बाद जो है मेरे फादर जो शुरू से समाज के नेता थे, समाज के अध्यक्ष थे और इसके साथ में उन्होंने समाज में हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लिया। हम लोग उनके बीच हमेशा जाते रहे। फिर उन्होंने चुनाव में भी लड़ा, चुनाव में भी जीते कई। तो यह तो हो सकता है कि आप ये कह सकते हो कि मेरे ब्लड में ही था। गिरा ना पाओगे लाख चाहकर भी मेरी शख्सियत को, गिरा ना पाओगे लाख चाहकर भी मेरी शख्सियत को, मेरा कारवा मेरे चाहने वालों से चलता है ना कि नफरत करने वालों से। तो बाबा साहब ने आज हम लोग को इस मुकाम पे खड़ा कर दिया है कि हम लोग आवाज उठा सकते हैं, अपने लोगों को समझा सकते हैं। 2027 में अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ताकत आपको क्या दिख रही है? 2027 में भैया की सबसे बड़ी ताकत क्या दिख रही है आपको? सबसे बड़ी ताकत ये है कि उनके साथ पीडीए है। हाँ। अच्छा, अभी आपने बातचीत करते हुए एक शब्द का यूज किया है, अंधभक्त। तमाम सारे जो विपक्षी दल के नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य भी लोग हैं, अंधभक्त शब्द का यूज क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए अंधभक्त इसलिए बोला जाता है कि जिसको पता है कि अगर मैं बीमार हूं तो मुझे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, बिना मैं दवाई के ठीक नहीं हो सकता। इसके बाद भी वो मतलब गौमूत्र और क्या बोलते हैं गोबर में लगे हुए। उनका कहने का मतलब ये है कि यदि हम पूजा पाठ करेंगे या गौमूत्र से अपना सेवन करेंगे या तो उसको यूज करेंगे तो हम ठीक हो सकते हैं। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति तो अंधभक्त होता है ना। देखिए जो अनपढ़ व्यक्ति है तो उससे हम उम्मीद नहीं कर सकते। वो पाखंड का सहारा इसलिए ले रहा है क्योंकि वो पढ़ा नहीं कभी कि अच्छा क्या होता है बुरा क्या होता है। पर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर इन सब चीजों का अगर सेवन कर रहा है, इन सब चीजों से वो अपने आप को संतुष्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं अंधभक्त ही तो है। मैं देख रहा हूँ कि सिम्मी जो प्रजापति हैं उनके हाथ में एक बुक है, चश्मा है, मोबाइल है, घड़ी बांध है। तो इतनी सारी जिम्मेदारी, राजनीति का रास्ता क्यों चुना है? संघर्ष का रास्ता क्यों चुना है? बीच सपा का रास्ता क्यों चुना है? बीजेपी में होते तो हो सकता है इतना आपको संघर्ष ना करना पड़ता, इतना स्ट्रगल ना करना पड़ता, कहीं पर कहीं शिफ्ट हो गए होते। क्योंकि अखिलेश यादव के साथ संघर्ष के अलावा अभी सत्ता तो दूर दूर तक लोग के नजर नहीं आ रही है। देखो जहाँ पे विचारों की लड़ाई होती है वहाँ टकराना जरूरी होता है ना, कि यूं ही फूल खिला नहीं करते, उसके लिए बीज को भी दफन होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज सच है कि अगर हम लोग को 27 में भैया को मुख्यमंत्री बनाना है तो हमको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस वक्त हम लोग लोहिया पार्क में मौजूद हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण है और हमारे में सिम्मी प्रजापति हैं, उनसे आज बातचीत करेंगे कई सवालों को लेकर। तो पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती, उसको मनाने के लिए आप लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों से ज्यादा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह दिया है कि पूरे प्रदेश में जहां पर भी बाबा साहब की मूर्तियां लगी हुई, पहले से साफ सफाई अच्छे से होना चाहिए, अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए ताकि अच्छे से मनाया जा सके। तो बाबा साहब का सम्मान तो योगी जी, देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बाबा साहब का सम्मान कम और वोट के तरफ ज्यादा उनका रुझान है। क्योंकि जिस तरह से मतलब वो उनका कहना है कि बाबा साहब की स्टेचू जो जहाँ जहाँ बनी हुई है उनको मतलब साफ सफाई करी जाए, उनके दीवारों को मतलब पेंट किया जाए और जो मतलब गार्डन बगीचे जहाँ जहाँ पे लगी हुई है मूर्तियां उसमें छत्र और फूलों से मतलब उसको सजाया जाए। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे उनको क्यों याद आ रहा है? और इसके पहले जो उनके अंधभक्त थे, जो बाबा साहब को अपना विरोधी मानते थे, वो लोग उनकी मूर्ति तोड़ने में क्यों लगे हुए थे? और उनकी मूर्ति तोड़ के उनके विचारों को तो खत्म किया नहीं जा सकता है। जिस तरह से वो मूर्ति तोड़ रहे थे वो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार उनका साथ दे रही है, तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अच्छा, अभी आपने बातचीत करते हुए एक शब्द का यूज किया है, अंधभक्त। तमाम सारे जो विपक्षी दल के नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य भी लोग हैं, अंधभक्त शब्द का यूज क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए अंधभक्त इसलिए बोला जाता है कि जिसको पता है कि अगर मैं बीमार हूं तो मुझे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, बिना मैं दवाई के ठीक नहीं हो सकता। इसके बाद भी वो मतलब गौमूत्र और क्या बोलते हैं गोबर में लगे हुए। उनका कहने का मतलब ये है कि यदि हम पूजा पाठ करेंगे या गौमूत्र से अपना सेवन करेंगे या तो उसको यूज करेंगे तो हम ठीक हो सकते हैं। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति तो अंधभक्त होता है ना। देखिए जो अनपढ़ व्यक्ति है तो उससे हम उम्मीद नहीं कर सकते। वो पाखंड का सहारा इसलिए ले रहा है क्योंकि वो पढ़ा नहीं कभी कि अच्छा क्या होता है बुरा क्या होता है। पर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर इन सब चीजों का अगर सेवन कर रहा है, इन सब चीजों से वो अपने आप को संतुष्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं अंधभक्त ही तो है। चलिए ठीक है, अब हम 2027 के चुनाव को लेकर कुछ आपसे बातचीत कर लें। ये बताइए 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में
सत्ता वापसी आ रही है कि अभी और संघर्ष करना, आप लोगों को अभी और संघर्ष करना पड़ेगा अभी? देखिए, हम लोगों ने तो ये विचार बना लिया है कि भैया को हम अपने यहाँ का 27 का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और रही बात मेहनत की, तो बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। आप भी जानते हो कि जो कि जैसे आपने सुना होगा कि कामयाबी जो होती है मेहनत से मिलती है ना? कामयाबी मेहनत से मिलती है, कामयाबी मेहनत से मिलती है। और जो आप ये भी सोचा, आपने ये भी सुना होगा कि यूं ही फूल खिला नहीं करते, उसके लिए बीज को भी दफन होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज सच है कि अगर हम लोग को 27 में भैया को मुख्यमंत्री बनाना है तो हमको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी ढाल है हमारे सामने, कहीं ना कहीं वो काम दंड भेद किसी भी तरीके से चाहेगी कि हमारी सरकार बने। और वो इसलिए किसी भी स्तर पे गिर भी जाएगी। अगर उसको थूक के चाटना हुआ, दलितों के हाथ जाके उनके पैर भी धोना हुआ, तो भी करने के लिए तैयार रहेगी। तो हमको उनको, अपने लोगों को ये बताना पड़ेगा कि यदि आप अपना वोट, आप अपना एक अमूल्य वोट उनको दे देंगे तो आने वाले टाइम पे 5 साल तक उनके द्वारा इतना प्रताड़ित किए जाएंगे, आपकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी, और आपके जो युवा है उनको बेरोजगार रहेगा, और किसान को उनका सही ढंग से उनका मुआवजा नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपने अपना वोट दे के अपने 5 साल के लिए अपनी जो आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार से, वो गिरवी रख दोगे। इसलिए हम लोग को तैयारी पूरी है। जी, तो आपको राजनीति में आने का कहाँ से गुरु मंत्र मिल गया जो आप राजनीति को आपको चस्का लग गया? राजनीति, देखिए राजनीति में आने का गुरु आप अपना गुरु किसे मानते हैं? किसी को तो माना होगा। देखिए, मेरे फादर और मदर शुरू से ही समाज के नेता थे, और मैं प्रजापति समाज से आती हूँ। पर हाँ, ये मध्य प्रदेश से हूँ, तो मध्य प्रदेश में सतना जिले में एससी में आते हैं हम लोग। अच्छा। तो मैंने पूरी पढ़ाई जो है एससी से किया है, और इसके बाद जो है मेरे फादर जो शुरू से समाज के नेता थे, समाज के अध्यक्ष थे, और इसके साथ में उन्होंने समाज में हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लिया। हम लोग उनके बीच हमेशा जाते रहे। फिर उन्होंने चुनाव में भी लड़ा, चुनाव में भी जीते कई। तो यह तो हो सकता है कि आप ये कह सकते हो कि मेरे ब्लड में ही था कि मुझे कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा बाद में मिलेगा। पर हाँ, मेरी एजुकेशन जो थी, मैंने बाहर से पढ़ाई करी, और मेरा मतलब इंजीनियरिंग किया हुआ है, मैं लॉयर भी हूँ। तो लॉयर मेरा बनने का मतलब एक ही उद्देश्य था कि अगर मैं राजनीति में उतरती हूँ तो हमारे लोग, काफी लोग ऐसे हैं जिनको कि उनके अधिकारों के बारे में ही नहीं पता, पुलिस विभाग जो है उनका कहीं ना कहीं शोषण कर रहा है। तो मुझे उस समय अपने लोगों के लिए आवाज बननी है, तो इसलिए मैंने मतलब वकालत किया है। पर मेरा बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, और मैं एक ऑथर भी हूँ, बुक्स भी लिखती हूँ, समाज के बीच में जो भी होता है उनके बारे में भी लिखती हूँ। तो जो भी है, आज मैं बाबा साहब की वजह से हूँ। तो मैं तो यही चाहूंगी कि मतलब हम जो भी आज हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि गिरा ना पाओगे लाख चाह कर भी मेरी शख्सियत को, गिरा ना पाओगे लाख चाह कर भी मेरी शख्सियत को, मेरा कारवा मेरे चाहने वालों से चलता है, ना कि नफरत करने वालों से। तो बाबा साहब ने आज हम लोग को इस मुकाम पे खड़ा कर दिया है कि हम लोग आवाज उठा सकते हैं, अपने लोगों को समझा सकते हैं। 2027 में अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ताकत आपको क्या दिख रही है? 2027 में भैया की सबसे बड़ी ताकत क्या दिख रही है आपको? सबसे बड़ी ताकत ये है कि उनके साथ पीडीए है। मैं देख रहा हूँ कि सिम्मई जो प्रजापति हैं उनके हाथ में एक बुक है, चश्मा है, मोबाइल है, घड़ी बांध है। तो इतनी सारी जिम्मेदारी, राजनीति का रास्ता क्यों चुना है? संघर्ष का रास्ता क्यों चुना है? सपा का रास्ता क्यों चुना है? बीजेपी में होते तो सोच सकता है इतना आपको संघर्ष ना करना पड़ता, इतना स्ट्रगल ना करना पड़ता, कहीं पर कहीं शिफ्ट हो गए होते, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ संघर्ष के अलावा अभी सत्ता तो दूर दूर तक लोग के नजर नहीं आ रही है। देखो, जहाँ पे विचारों की लड़ाई होती है वहाँ टकराना जरूरी होता है ना। और कहीं ना कहीं मैंने इस चीज को समझ लिया है कि अब जो इस समय मौजूदा सरकार है बीजेपी की, वो हमारे विचारों से बहुत दूर दूर तक, हमारे विचारों से बहुत दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग के विचार जो है बाबा साहब के विचारों से हैं और लोहियावादी विचारधारा है। तो मैं यही चाहूंगी कि भैया जो है कहीं ना कहीं एक पढ़े लिखे युवा भी हैं, और उनके विचार एक विकसित भारत की तरफ है, एक नई टेक्निक की तरफ है, नई नई योजनाओं की तरफ है। और इस समय मौजूदा अगर हम अपने भारत का दूसरे देशों से कंपेयर करें तो वो उस बारे में सोचते, जैसे आपने अब लखनऊ में देखा है, उन्होंने जो अपना इकाना स्टेडियम फ्यूचर को देख के बनाया होगा, इन्होंने यहाँ पे जो मेट्रो बनाया उन्होंने फ्यूचर को देख के बनाया होगा, इन्होंने जहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल बनाया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस की सुविधा दी, बच्चों के लिए उन्होंने लैपटॉप, जब उस समय लैपटॉप दिया जब कहीं मोबाइल का इक्का दुक्का लोगों के पास थे, तो उन्होंने बहुत दूरदर्शिता दिखाई ना। तो ये व्यक्ति सिर्फ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है। और 10 साल में जो योगी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया? सिर्फ गंगा की बात की कि गंगा को साफ करना चाहिए, गंगा पवित्र नदी है, पर क्या गंगा कह
रही है कि मुझे साफ करो, वो तो सबका काम है। आप किसी को ये कहोगे कि मुझे मानो, मेरे आस्था पे विश्वास करो, भगवान को पूजो, भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे पूजो। सबकी एक आस्था होती है, वो उनके माँ बाप उनको सिखा के भेजते कि भैया आप बड़े हो गए हो, आपको इनके भगवान की पूजा करनी, इन भगवान की, क्योंकि वो अपने बच्चे अपने माँ बाप से सीख रहे हैं। यहाँ सरकार से कोई नहीं सीख रहा कि आप बोलोगे तो पूजा करेंगे, आप बोलोगे तो मंदिर जाएंगे, आप बोलोगे तो मस्जिद जाएंगे। ये बच्चे पे उनके माँ बाप का गुण होता है। ये माँ बाप उनको बताते हैं कि भैया हमको किस भगवान को मानना है, किस रिलीजन के हम हैं। और यहाँ पे जो भारत की बात छोड़िए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करिए तो यहाँ पे सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति हो रही है। अच्छा ये बताइए, कब से पॉलिटिक्स में आप मतलब कब से पॉलिटिक्स के काम कर रहे हैं, मतलब ये जब राजनीति में कब से एक्टिव हुई हैं? राजनीति में देखिए 2019 में मैंने मतलब मिशन जो है, पहले मैं तो जो ओम प्रकाश राजभर जी का संगठन था उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। तो फिर संगठन में मैंने उनके संगठन में काफी काम किया और उनका भी एक उद्देश्य ही था कि मतलब 100 पे 90 शोषित है, शोषित नहीं ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो मेरा मानना ये था कि कहीं ना कहीं उनके जो विचार हैं हमारे लोगों को लेके ही बने हुए हैं और हम लोग उनकी लड़ाई में हम लोग अपनी सहभागिता निभा सकते। तो मैं उनके संगठन में थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। फिर इसके बाद मुझे लगा कि मुझे दूसरा उससे अच्छा मंच चुनना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमेशा वाद विवाद में फंसे रहते थे। तो फिर मैं हमारा एक संगठन था मिशन सुरक्षा परिषद, गंगाराम अंबेडकर जी उसके वरिष्ठ थे बहन जी के, तो उन्होंने अपना मिशन सुरक्षा परिषद उन्होंने बनाया था। तो उसमें मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे भी उसमें भी मैंने काम किया। फिर इसके बाद उन्होंने भैया के साथ गठबंधन किया 2022 में चुनाव के लिए। तो फिर बाद में जब क्या हुआ कि उनके गठबंधन में जो भी जैसा रहा हो, तो फिर मुझे भैया के विचारों से मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ लोहियावादी विचारधारा और अम्बेडकर विचारधारा मैच करती है, तो हमें समाजवादी पार्टी में काम करना चाहिए। तो बस हम जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। मध्य प्रदेश में आप राजनीति करते हैं, मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में भी आप लगातार एक्टिव हैं, तो चुनाव 27 में क्या तैयारी कर रहे हैं यूपी वाला की एमपी में अपनी दावेदारी ठोक? नहीं देखिए 22 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था उस समय। नहीं यहीं पे बांदा जिले में लड़ा था। उत्तर प्रदेश में? हाँ उत्तर प्रदेश में बांदा, उत्तर प्रदेश में बांदा जिला बुंदेलखंड में आता है। हाँ। तो मैंने वहां से तैयारी करी थी, 22 में मैंने नामांकन भी, आवेदन भी मैंने इसमें समाजवादी पार्टी से किया था। फिर बाद में हुआ कि भैया का जो भी आदेश था, तो जिसमें उन्होंने हमारे जो दूसरे प्रत्याशी थे उनको टिकट दे दिया। तो हालांकि ये हुआ कि हमारे उस जिले में सिर्फ एक ही सीट निकली थी, जो जिस सभा से मैं लड़ रही थी। मैंने उनका समर्थन कर दिया था। मैंने उनसे कहा था कि मेरे लड़ने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, और मैंने अपना जो पूरा वोट था उनको समर्पित कर दिया था। तो जीत गए थे। हाँ। अखिलेश यादव ने आपका टिकट काटा, उनको टिकट दे दिया, तो नहीं मुझे देखिए, मेरा वो पहला चुनाव था और मैं अपने अनुभव से ये सीखी थी कि पहला चुनाव हमेशा हारने के लिए लड़ा जाता है, और मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमें और कैसे और तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा। फिर बाद में मैं धीरे धीरे अपने क्षेत्र में जाती रही, लोगों से मिलती रही और लोगों के लिए काम करती रही। और आज भी मेरा ऐसे ही है कि 14 अप्रैल को जो जयंती है, तो मैं वहाँ पे अपने क्षेत्र में जाऊंगी और वहाँ पे अपने लोगों के बीच में मिलूंगी। वो बात अलग है कि मैंने अभी टिकट के लिए भैया से कोई बात नहीं करी, और ना ही अभी आगे ऐसा मेरा कोई विचार है चुनाव लड़ने का। बस हाँ, यदि भैया चाहेंगे तो मैं इस बारे में मैं भी भैया का मना नहीं करूंगी कि मुझे नहीं लड़ना है, बट हाँ मैं चाहती हूँ कि भैया जिसको भी टिकट देंगे हम उनका समर्थन करेंगे। बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी आपको क्या लगती है 2027 में? देखिए बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो जो बोलती है वो करती नहीं है। वो हमेशा जुमलेबाजी करती है, कहती कुछ और है करती कुछ। ये बताइए 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा का हार का कारण क्या रहा होगा, क्या समझा होगा आपने? कैसे क्या 2027 से 2022 में आप लोगों ने क्या कुछ सीखा जो 2027 में करेंगे? पहले हार का कारण बताइए, क्या कारण रहा होगा 22 में? देखिए सबसे पहली बात तो ये, जब 2017 में बीजेपी सरकार बनाई अपनी, तो जो 2017 में सरकार बनाने के बाद देखिए आप सभी लोग ये बात से वाकिफ ही हैं कि ईवीएम जो एक ऐसी मशीन है जिसकी वजह से जो चाहते नहीं वो भी हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जनता जो है, हाँ। जनता कह रही कि हम वोट डाल ही नहीं रहे, तो इनको वोट कैसे पड़ जा रहा है? अगर किसी घर में 10 लोग हैं, अगर किसी घर में 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 10 लोगों ने सपा को वोट दिया है, तो बीजेपी के खाते में कैसे जा रहे हैं? तो ये सवाल है। और दूसरी बात देखिए, मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है, मैंने जो भी 400 सीटों में जो ऑब्जर्वेशन किया है कि सबसे पहले बीजेपी ये देखती है कि उनका कैंडिडेट कौन है, जो अपोजिट वाला है, उसका कैंडिडेट कौन है। और फिर कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट होता है, उस कैंडिडेट से वो लोग वो ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो कैंडिडेट है ताकतवर है कि नहीं। अगर हम कोई प्रतिक्रिया लेते हैं तो क्या इसमें ये आवाज उठा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है,
कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, क्या इसका रुख क्या होगा। तो वो उन सीटों पे ये अपने से पहले से ताक जमा के बैठी हुई है, क्योंकि उनको जीत के लिए जितनी सीट चाहिए वो सीटों में अभी भी उन्होंने पूरा अपना एक वो बना लिया होगा कि मतलब हमको रूट मैप कैसे बनाना है, कैसे हमको जीतना है। तो वो अपनी अपनी जैसे दीमक होता है ना, दीमक पेड़ पे पूरी तरह से हावी हो जाता है, तो वो अभी भी इसी तरह का कार्य। अखिलेश यादव पर परिवारवाद का बड़ा आरोप लगता है कि अखिलेश यादव परिवार के टिकट देते हैं, परिवार को आगे बढ़ाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में परिवार के 5 यादव सांसद हैं, किसी और का मौका नहीं दिया है। परिवारवाद पर बड़ा आरोप लगता है, तो परिवारवाद पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं देखिए इसमें तो यही कहूंगी कि जो व्यक्ति अपने घर का नहीं हो तो बाहर का कैसे हो सकता है ना। तो यदि कोई जो व्यक्ति अपने जात का नहीं हो तो बाप का कैसे होगा। तो मैं तो यही बोलूंगी कि भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर अपने परिवार वालों को टिकट दे रहे हैं और परिवार वाले जीत रहे हैं, तो ये एक मैसेज जाता है कि यदि आप अपने समाज के हो और अपने जात के लिए सोच रहे हो तो फिर आप अपने क्षेत्र के लिए भी सोचोगे, देश के लिए भी सोचोगे। और कोई भी व्यक्ति पहले जब पैदा होता है तो अपने परिवार के बीच में ही रहता है, इसके बाद क्षेत्र में जाता है और फिर इसके बाद देश में जाता है। तो यदि उन्होंने ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत किया। 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ, 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ। 5 हार समाजवादी पार्टी को बहुत बुरी तरीके से झेलने को मिली। मनोबल नहीं टूटा है, अभी लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, हम लोगों में तो मतलब, और देखिए क्या होता है ना कि आपने एक बार सुना होगा कि महमूद गजनवी था, जब उसने भारत पे आक्रमण किया था तो उसने 16 बार आक्रमण किया था। तो फिर वो चाहता तो 16 बार आक्रमण करने का मतलब ये था कि वो पूरी तरह से अपने आप को हताश, निराश और टूट चुका होता। पर जब उसने देखा कि एक चींटी 16 बार चढ़ी, 17 बार मतलब 16 बार गिरने में 17 बार चढ़ गई, तो उससे उसको मोटिवेशन मिला कि नहीं, जब वो 16 बार गिरने के बाद भी कोशिश कर रही है और चढ़ भी गई, तो उसको ये समझ में आ गया कि मुझे हार नहीं माननी चाहिए। तो 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, नई जनगणना होने के बाद चुनाव होना चाहिए वाला। देखिए 2011 में जो इस समय मौजूदा सरकार है उसका कहना है कि 2011 में जो जनगणना हुई है उसी के बेस पे जो भी क्षेत्र है वहाँ की सीटें मतलब निर्धारित की जाएंगी। पर अभी जो हमारी जो शुरू से ये एक मतलब सरकार से एक वो थी, बात चल रही थी कि मतलब विपक्ष की तरफ से कि आप फिर से जनगणना करें, क्योंकि देखिए जाति का अनुपात बढ़ रहा है, घट रहा है, तो जाति के अनुपात के हिसाब से जनगणना होगी तभी तो उनकी सीट डिसाइड होगी ना। पर यदि 2011 के हिसाब से कराएंगे तो फिर उनका तो नुकसान होगा। जाति जनगणना इसलिए कराई गई ना कि हमको जो मौजूदा अभी टाइम है, 2011 के बाद 2014 का चुनाव हुआ, 2014 के बाद अभी 22 का चुनाव, 17 का चुनाव हुआ, तो जाति जनगणना कराने का ही उद्देश्य यही था कि जनगणना के हिसाब से जो टिकटों है उनका वितरण किया जाए। अगर जाति जनगणना हो चुकी है तो उनको 2011 का समीकरण लेके ना देखते हुए उनको अभी के मौजूदा उसका समीकरण देखते हुए जाति जनगणना के हिसाब से सीटों का चुनाव करना चाहिए। आरक्षण को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देख, आरक्षण को लेकर तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आरक्षण भीख नहीं है, ये एक समानता का अधिकार है। जैसे आप किसी भी तरीके से यदि आप पीछे चल रहे हो तो बाबा साहब ने आरक्षण सिर्फ इसलिए बनाया था कि जो 5000 सालों से लोग गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए हैं, लोगों को अत्याचार हो रहा है, तो उसको कैसे समानता की दृष्टि से वो उनके साथ चल सके, तो समान तरीके से उनके साथ चलने का यह आरक्षण बनाया गया था। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है ना कि भैया आप अगर आपका पैर टूटा हुआ तो बैसाखी का सहारा लो तभी ठीक हो पाओगे। तो आरक्षण एक तरह की बैसाखी ही है। बैसाखी मिलने के बाद डॉक्टर ये नहीं कहता कि आप दवाई खाना बंद कर दो, डॉक्टर कहता है कि दवाई भी खाओ और साथ में बैसाखी का सहारा भी लो, ताकि बैसाखी लोगे तो आप जल्दी चलने लगोगे। पर बैसाखी लेने का मतलब ये नहीं होता कि वो जो ठीक हुआ व्यक्ति हमेशा बैसाखी लेके चलेगा। जैसे ठीक होगा तो बैसाखी छोड़ देगा, क्योंकि उसको पता है कि जब मैं खुद से चल पा रहा हूं तो मुझे बैसाखी की जरूरत क्या है। पर आज के समय में, आज का समय जो मौजूदा समय है, जब हमको कहीं पे लड़ाने की बात आती है तो वहां पे हमको हिंदू बना दिया जाता है, और इसके बाद जब हमको हमारे अधिकारों की बात आती है तो हमको ये बना दिया था कि आप दलित हो, ओबीसी के लोग हो। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों का हनन किया जाता है और हमारे लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ से प्रभावित भी हो रहे हैं। आपने देखा हर जगह बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, और जो इन्होंने कहा है, अभी योगी जी का एक बयान चला है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो करना चाहिए और जहाँ जहाँ बाबा साहब की मूर्तियां उनको सजाना चाहिए। तो कहीं आप ये चीज़ देखें कि इस समय मौजूदा टाइम पे इतनी मूर्तियां तोड़ दी जा चुकी है, बाबा साहब की इतनी मूर्तियां तोड़ दी जा चुकी है कि अब जो योगी जी ने जो योजना और उनका जो बजट पास हुआ है सत्र में कि मतलब बाबा साहब की उनके पार्कों को, मूर्तियों को सुसज्जित किया जाए, तो कहाँ यूज़ करेंगे? ये क्या जुमला है? ये कहीं ना कहीं इन्होंने बजट को भी खाने की तैयारी कर ली है। तो मैं यही कहूँगी कि क्या बोलते, तुम्हें मुबारक तेरी आज़ादी, हम आज भी भूखे नंगे हैं, जहर हो जाए पानी तेरा छूने से, आज भी इतने गंदे हैं, यही हाथ जो तेरे घर का सारा काम ये करता है, दूध दही गेहूं चावल से तेरे घर को भरता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है।